before we dive into transcendental dialectic, उससे पहले थोड़ा सा हमको सिक्किमेटिज्म समझना है। हमने जब डिस्कशन शुरू किया था तो वी रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड कैटेगरीज। उसने 12 कैटेगरीज हमने देखी थी, 12 तरह की जजमेंट्स। एक्चुअली हमने 4 तरीके की जजमेंट से स्टार्ट किया: क्वालिटी की जजमेंट, क्वांटिटी की जजमेंट, रिलेशन की जजमेंट और मोडालिटी की जजमेंट। ये हमने उसमें फुल डिटेल डिस्कस किया। हर 4 में फर्दर 3 तरीके की जजमेंट्स हो सकती हैं, तो टोटल 12 तरीके की जजमेंट। दैट नॉलेज वुड बी रिक्वायर्ड टुडे फॉर दिस सेशन। कांट एक शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंस एंड इंटेलेक्ट बनाते हैं, लेकिन हमने अभी तक बार बार टू ड्राइव द पॉइंट होम कि कंसेप्ट्स दे मस्ट बी अप्लाइड टू सेंसिबल वर्ल्ड। नॉलेज बनाने के लिए कॉन्सेप्ट्स ही नहीं अकेले काम कर सकते, परसेप्ट्स अकेले काम नहीं कर सकते, तो कॉन्सेप्ट्स हैव टू बी अप्लाइड ऑन द परसेप्ट्स। तो हम इसमें यहाँ तक तो समझ ही गए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सल हैं। देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन कॉन्सेप्ट्स, ठीक। लेकिन जो परसेप्ट्स हैं ये टेम्पोरल हैं सारे, ये टाइम में होते हैं, दे आर एसेंशियली टेम्पोरल। फॉर एग्जांपल, कॉजेलिटी का जो हमारा कैटेगरी है, ये टाइमलेस है, ये हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा जब तक इंसान है। ये इंसान की कैटेगरी है। येट व्हेन वी अप्लाई इट ऑन समथिंग विच हैपेंड इन टाइम, वन इवेंट सक्सीडेड बाय अनदर, सो द सक्सेशन हैपेंस इन टाइम। तो हमने कांट का अप्रोच देखा कि वो इसकी वजह से अपने फ़लसफ़े को रिजेक्ट नहीं करेंगे, फ़लसफ़ा सही है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने हर जगह देखा। ह्यूम ने ऑपोजिट किया था। ह्यूम ने दिखाया कि नहीं साबित हुआ कि डज नॉट एग्जिस्ट। कांट सेज नहीं, इट एग्जिस्ट्स। साबित नहीं हुआ तो दैट मीन प्रोसीजर गलत था साबित करने का। सो देयर इज अ नीड फॉर समथिंग जो इन दोनों के बीच में अब मीडिएट करेगा। दीज एलिमेंट्स ऑफ सेंस एंड दीज एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों के बीच का गैप ब्रिज करेगा। So it is the form of time which is the form of all perceptions, whether external or internal. कांट कहते हैं कि it is time, वो इनके बीच में ब्रिज है। टाइम कंसेप्ट्स की तरह प्योर है, येट एट द सेम टाइम इट इज सेंशुअस। हम इसको देखेंगे कुछ देर में वो कैसे अप्लाई करते हैं। हमने इस फलसफे के, कांट के फलसफे के बारे में बार बार ये कहा कि यू अंडरस्टैंड इट एज अ होल, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड इट एज पार्ट्स। तो इस कॉन्वर्सेशन में आगे आप चलते जाएं। अभी तक तो आपको कांट का फ़लसफ़ा बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, पहले तो मुश्किल था, लेकिन दीज थिंग्स दे गेट यूज्ड एंड रिपीटेड, तो उसकी वजह से समझ आने लगता है। तो अभी जस्ट टेक इट एज रॉ मटेरियल। टाइम प्योर होता है कंसेप्ट्स की तरह, लेकिन सेंस में भी आता है ये। एवरी कंसेप्ट देन टू बी एप्लीकेबल टू द सेंसिबल मस्ट बी कास्ट इन सम फॉर्म ऑफ टाइम। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट टाइम्ड होगा, टाइम फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये हम देखेंगे कैसे, व्हाट डज इट मीन टू से दैट। तो कुछ है जो टाइम के साथ उसका लेना देना होगा, जिसकी वजह से वो हमको समझ आना शुरू हो जाएगा कि हम उस पर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। एज सुन एज वी थिंक ऑफ ए मैन, वी एट वंस थिंक ऑफ एन इमेज्ड मैन। उसकी कोई इमेज आती है, कोई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलेस थिंग नहीं आती है हमारे दिमाग में। ऐसे ही हर एक कंसेप्ट एक जनरल पिक्चर रिक्वायर करता है, एक आइडियल पर्टिकुलर रिक्वायर करता है। फॉर एग्जाम्पल, the category of substance is the idea of something which is always a subject and never a predicate. जब इसको आप स्कीमेटाइज करेंगे, then it stands something permanent in time. ये देखिए, टाइम बन गया लिंक फिर से। समथिंग परमानेंट, जब टाइम चेंज होगा, दैट थिंग डिड नॉट चेंज, वही है सबस्टांस।
अदरवाइज सबस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? विच इज़ ऑलवेज अ सब्जेक्ट एंड नेवर ए प्रेडिकेट। ए सीक्रेट आर्ट इन द डेप्थ ऑफ ह्यूमन सोल ट्रांसलेट्स द इंटेंजिबल कंसेप्शन इनटू ए स्कीमा, ए सॉर्ट ऑफ जनरलाइज्ड इमेज। हमारे अंदर कोई है ये चीज़ जो ये करती है। इसको अब आप इन एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारी 4 कैटेगरीज थी, उनके अंदर फिर फर्दर 3 कैटेगरीज थी। पहले क्वांटिटी। क्वांटिटी को कैसे टाइम करें? इसको टाइम सीरीज़ में डालें। अगर आपको याद हो, वहाँ पे हमने सिंगुलैरिटी, पर्टिकुलैरिटी और यूनिवर्सैलिटी की बात की थी। तो वन मोमेंट ऑफ टाइम सिंगुलैरिटी को दिखाएगा, जनरल मोमेंट्स पर्टिकुलैरिटी दिखाएंगे, एंड ऑल टाइम वो यूनिवर्सैलिटी दिखाएगा। क्वालिटी ये टाइम कंटेंट दिखाएगा। अभी भी अब आप पिछले वाला स्टेप समझ रहे हैं। ये चीज़ जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये आप अगले में समझ जाएंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है आगे मेटाफिजिक्स ऑन फायर में। पर अभी इसको जस्ट टेक इट एज इट इज़ बीइंग सेड। सो टाइम का कंटेंट के हिसाब से देखना टाइम को, दैट वुड बी क्वालिटी। जैसे रियलिटी इज़ दैट विच फिल्स टाइम। व्हेन ए सर्टन लेंथ ऑफ टाइम इज़ फिल्ड बाय समथिंग, उस चीज़ को रियलिटी कहेंगे। ऐसी नेगेशन, लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें मोडेलिटी में भी ऐसे आएंगे। बट फॉर आवर कंसर्न वी हैव टू अंडरस्टैंड रिलेशन वाले, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ टाइम। जैसे सबस्टेंस, वहाँ 3 थे ना, सबस्टेंस, कॉजलिटी और रेसिप्रोकल एक्शन। सबस्टेंस क्या है? दैट विच इज़ परमानेंट व्हेन एवरीथिंग एल्स चेंजेस इन टाइम। जब सब चीज़ें बदल रही होगी टाइम के हिसाब से, और टाइम में जो चीज़ परमानेंट होगी वो सबस्टेंस है। कॉजलिटी, कॉजलिटी इज़ दैट अपॉन विच समथिंग एल्स इनवेरिएबली फॉलोज इन टाइम। आप देखिए सब टाइम हो रहे हैं चीज़ें। और रेसिप्रोकल एक्शन इज़ दैट इन विच द qualities of substance and those of another are seen invariably appearing together in time। ये 3 हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी, जब रिपीट हो गए तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। कहने का मतलब इस डिस्कशन का ये था कि हम हर एक इवेंट को टाइम्ड रखते हैं उन पे कैटेगरीज अप्लाई करने के लिए। अब देखिए आगे, हमने ये जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड था सो दैट हम जो बात करना चाहते हैं वहाँ तक आ पाएँ। हमने कहाँ से शुरू किया? हमने वो स्टोरी मैं 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, उसको फिर रिपीट करता हूँ। हमारे सामने कोई इम्प्रेशन आता है किसी चीज़ का, वो इम्प्रेशन हम तक पहुँचता ही है थ्रू स्पेस एंड टाइम पहले तो। सो एवरी इम्प्रेशन इज स्पेस्ड एंड टाइम्ड। वंस स्पेस्ड एंड टाइम्ड, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ह्यूमन माइंड उस पर अप्लाई करता है 12 कैटेगरीज में से कोई एक। ये एप्लीकेशन के बाद वी गेट नॉलेज प्रॉपर। फिर कांट ने बोला, या वो पहला वाला लेवल था, फिर दूसरा वाला लेवल था लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पहला लेवल ऑफ परसेप्शन था। फिर कांट ने बोला लेकिन मसला यहाँ हो जाता है जब हम अ, इस कंसेप्ट्स को, कैटेगरीज को विदाउट परसेप्ट अप्लाई करना शुरू करते हैं। जो ये हमारी कैटेगरीज है, मेंटल कैटेगरीज है, हम उन्हीं पे वर्क करना शुरू करते हैं विदाउट एनी परसेप्ट्स। जैसे खुदा का तस्वुर, सोल, वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें जब हम इस पे इनको अप्लाई करते हैं कंसेप्ट्स को, देयर इज़ नथिंग जो परसेप्शन में था, हमने विदाउट इट सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया अपने रीज़न को। तो इसको वो आइडियाज़ ऑफ रीज़न कहते हैं। जैसे कैटेगरीज 12 थी, आइडियाज़ ऑफ रीज़न 3 है, गॉड, वर्ल्ड एंड सोल। इसको वो डिस्कस करते हैं ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक में। अगेन टर्मिनोलॉजी नॉट इम्पॉर्टेंट, फ़लसफ़ा समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ, जो हमें एक्चुअल डिस्कस करना है। कांट ने, हमने देखा कि सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त कांट है, तो कांट ने फिजिक्स प्रूव किया पॉसिबल है, मैथमेटिक्स प्रूव किया पॉसिबल है, एवरीथिंग ही हैज़ टिल नाउ प्रूवन। नाउ हिज नेक्स्ट इंक्वायरी इज हिज फाइनल स्टेज। आखिरी चीज़ जो वो अब साबित या डिस्प्रूव करने वाले हैं
हम उस स्टेज में आ गए हैं। अब इनका सवाल जो इनके सामने है, साइंस हो गया, फिज़िक्स हो गया, ये सारी चीज़ें। अगला सवाल जो इनको अब साबित करना है, वो है मेटाफिज़िक्स के रिलेटेड। क्या मेटाफिज़िक्स पॉसिबल है? साइंटिफिक नॉलेज होती है, कांट ने ये साबित कर लिया, हम सब ने इसको डिस्कस किया डिटेल में। लेकिन वो फिनोमेना के बारे में है बस। उस पूरे डिस्कशन में हमने ये देखा कि हमारे पास कोई मीन्स नहीं है नॉमेना को, सुपर सेंसिबल को समझने की, मेटाफिजिक्स को समझने की, बियॉन्ड फिजिक्स को समझने की। वी डू नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ नोइंग दैट। वी हैव ऑल द सर्टेनिटी, ऑल द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ नॉलेज एज फार एज फिनोमेना की बात है। बट दिस डिमांड्स that the concepts be applied only to what? Sensible things. Sensible से आगे we can think, but we cannot know. So by applying your mind, you can think of God. You can think of God, but you cannot know God. For knowing God, God has to be presented to perception. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो नॉलेज का स्फीयर है ये बहुत लिमिटेड है, और इसको लिमिट करता है ह्यूमन माइंड। अलबत्ता ह्यूमन माइंड रुकता भी नहीं है। ये इतने में कंटेंट नहीं होगा, फेनोमेना का छोटा सा सर्कल बना दिया और बोला कि यहीं पे द मोमेंट यू ड्रॉ अ सर्कल, द फर्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन माइंड वुड नॉट आस्क व्हाट इज इनसाइड द सर्कल, द फर्स्ट क्वेश्चन इट वुड आस्क इज व्हाट इज आउटसाइड द सर्कल। ये उसके अंदर की टेंडेंसी है, क्रेविंग्स होती है इसके अंदर। एक स्पॉन्टेनिटी, नेसेसिटी, ओरिजिनलिटी, फाइनलिटी, इसको सम टोटल ऑफ नॉलेज चाहिए होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग को। द फैकल्टी विच लीड्स द ह्यूमन इंटेलेक्ट to the unconditioned, to the totality, to the whole of knowledge, इसको रीजन कहते हैं। तो इसलिए अगर आपको याद हो, कांट ने बोला था ऑल आवर नॉलेज बिगिंस विद सेंसेस, प्रोसीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, एंड्स विद रीजन, एंड नाउ वी आर एट दैट स्टेज। अंडरस्टैंडिंग सेंसेस को एलिमिनेट करती है, अदरवाइज परसेप्ट्स कुछ भी नहीं है उनमें, दे आर ब्लाइंड। अंडरस्टैंडिंग अप्लाई हुई, कुछ बना उनका, कुछ समझ आया हमको उनके बारे में। रीजन गाइड्स अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग को गाइड करता है। जैसे अंडरस्टैंडिंग यूनिफाई करती है सेंसिबल परसेप्ट्स को, रीजन इंस्टेड ऑफ यूनिफाइंग ऑब्जेक्ट्स यूनिफाइज अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ। जैसे हम अंडरस्टैंडिंग से थिंक करते हैं, रीजन से हम इन्फर करते हैं। फिजिकल नॉलेज जो होती है, जो अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक है, ये पार्शल है, कंडीशनड है, कंटिंजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एस्ट्रोफिज़िक्स की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इस वक्त फिज़िक्स समझना नहीं है, हम नटशेल में बात कर। नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम बना, ठीक। सोलर सिस्टम में ओरिजिनेट हुई हमारी अर्थ। अर्थ में कुछ कंडीशंस जाहिर हुई जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म्ड इन ए पर्टिकुलर फॉर्म। फिर सर्टन कंडीशंस की वजह से वो इवॉल्व होती गई और हम यहाँ पहुँचे। लेकिन ये सीरीज कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, बिकॉज वी कैन आस्क व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, व्हाट हैपेंड बिफोर दैट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट। दैट इज व्हाई द सीरीज कैन नेवर बी कंप्लीट। लेकिन जो रीजन है उसका मकसद ही क्या है? कंप्लीशन, मुकम्मल करना। इट एम्स एट गिविंग अस द टोटलिटी ऑफ ऑल कंडीशंस। ये सीरीज को मुकम्मल करने की कोशिश करेगा कि मुझे परसेप्शन ने बस इतना दिया कि नेबुला से लाइफ तक का सिलसिला, लेकिन रीज़न क्या करेगा? बाकी चेन को फुलफिल करने की कोशिश करेगा, जो जो इस पजल में अब मिसिंग है, जो परसेप्शन ने नहीं दिया, उसको इस पजल में फिट करने की कोशिश करेगा अब रीज़न। सो इट विल ट्राई टू
complete the whole chain. And you can sense ke Kant is actually saying that's where the problem starts. Suddenly, अगर ये बात है तो ये जो अनकंडीशन टोटेलिटी अब हम रीजन से लाएंगे, खुदा इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन रियलिटी, जैसे हम कहते हैं देयर हैज टू बी अ सोल, तो अदरवाइज ये एक्सपीरियंस कैसे एक्सप्लेन करोगे, हम कहते हैं वैसे देयर हैज टू बी अ वर्ल्ड, अदरवाइज पार्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं. येट बाय डेफिनेशन इट हैज टू बी an unexperienced fact, then it can never be experienced, कभी experience नहीं कर सकते. If you want to complete the series, the mind would apply, वो जो chain है jigsaw puzzle है उसका missing pieces mind would start applying through the faculty of reasoning, inference इससे करेगा supply, लेकिन वो तब by definition नॉन एक्सपीरियंस inexperienced होंगी वो सारी चीज़ें. Thus रीजन का जो प्लेग्राउंड है जहाँ पे ये अपना पूरा काम करता है वो नॉन एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड है, सुपर सेंसिबल वर्ल्ड है. और ये जब ऐसा करता है तो ये यूनिफाई करता है अंडरस्टैंडिंग को 3 आइडियाज में. सेम वैसे ही जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स को 12 ग्रुप्स में ये करती थी, जमा करती थी, वैसे ही रीजन अंडरस्टैंडिंग को 3 आइडियाज में जमा करती है, गॉड, सोल एंड वर्ल्ड. हम कुछ देर में ही देखेंगे और अभी तक तो बाय डेफिनेशन आप ये समझ गए होंगे कि corresponding to these 3 ideas there is nothing in reality, because if it was in the phenomenal world तब तो मसला ही ख़त्म हो गया था. अगर ये phenomenal world में था तब ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता, ये रीज़न का पार्ट है, तो इट इज़ बियॉन्ड. सो देयर इज़ नथिंग corresponding to the ideas of God, soul and world in the world of reality. They cannot constitute knowledge, but they regulate it. अगर हम ट्रीट करें इन रेगुलेटिव आइडियाज़ को जो रीज़न से हमें हासिल होते हैं, अगर हम इनको ट्रीट करें कि नहीं ये भी इल्म है, दे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज, देन वी फॉल इनटू वही ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन्स. 3 तरीके के इल्यूजन्स हैं, पैरालॉजिज्म्स, एंटिनमीज एंड आइडियाज़ ऑफ रीज़न. ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं को. फाइनली हमको यहीं पे पहुंचना था. इनको ट्रांसेंडेंटल क्यों कहा? मैंने आपको बार बार बोला कि कांट के केस में इग्नोर द टर्मिनोलॉजी बिकॉज ही यूजेस टर्म्स एवरीवेयर, और कुछ नहीं करेंगे, टर्म्स बड़ी बड़ी यूज़ करेंगे. बट खैर ट्रांसेंडेंटल इसलिए, और बाय नोइंग देम टू बी इलूजरी वी कैन नॉट शेक देम ऑफ. इलूजरी हैं लेकिन हम उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते. दे आर नॉट फैंटास्टिक, दे आर इलूजरी. दे अराइज फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ रीज़न इटसेल्फ. ये नेसेसिटेट करता है रीज़न इनकी एग्जिस्टेंस को. अल्टीमेटली ये नॉलेज का फारदेस्ट लिमिट हमको दिखाती हैं, और वो लिमिट अब खुद देखें, वो फारदेस्ट लिमिट है. ओके, बड़ा सर्कल माइंड में ड्रॉ करें जो लिमिट ऑफ नॉलेज है, जब आप रीज़न को भी अप्लाई करेंगे उसके अंदर कहीं पे आएगा छोटा सा सर्कल फेनोमेना का, जो अंडरस्टैंडिंग से हमको पता चलता है. तो ये जो सर्कल के बाहर का है बाकी एरिया, सो दैट पार्ट ऑफ नॉलेज विच इज़ नॉट ऑफ फेनोमेना, ये जगह बन गई आपके फेथ की. ये कैंट ने आपके फेथ को भी अपने सिस्टम में थोड़ी सी जगह दे दी, और ये थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी जगह है. अब रीज़न क्या है? रीज़न इज द फैकल्टी ऑफ इन्फरेंस, इन्फर करना. 3 तरीके की इन्फरेंसेस हो सकती है कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3 आइडियाज़. वो जो हमने रिलेशन के कैटेगरीज देखी थी, सबस्टेंस, कॉजैलिटी और रेसिप्रोकल एक्शन की, तो वहीं से हमको ये 3 मिलेंगी. सो if we apply syllogism on them, Kant obviously does it in detail, we only need the conclusions,
बिकॉज हमारा सुपरफिशियल स्टडी है, ही वुड डिस्कस इट इन डिटेल हाउ आई डिराइव्ड इट। मतलब वो ये फेथ पे नहीं कह रहे हैं, ये ही एक्चुअली डज दिस सिलोगिज्म। So it has been derived from the absolute subject which can be identified with an immortal soul. Substance wala. Substance is that which remains permanent when everything else changes. ये soul है, इसको हम अभी explain करेंगे पूरा। वैसे ही hypothetical syllogism से हम जब synthesis करते हैं पूरे phenomena की, the sum total of all phenomena is world, ऐसे ही जब हम disjunctive syllogism यूज़ करेंगे तो we derive the idea of absolute unity of all phenomena which we call God। ये तीनों हम देखेंगे और इनमें प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, ये आइडियाज़ रेगुलेट करते हैं, गाइड करते हैं हमारे इंटेलेक्ट को इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, येट दे देमसेल्व्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी नॉलेज, बिकॉज नॉलेज प्रॉपर इज कन्फाइंड टू व्हाट, द परसेप्टेबल। हाउएवर ये जो आइडियाज़ हैं ये इतने कैप्टिवेटिंग है दैट वी ट्रीट देम एज रियल ऑब्जेक्ट्स, ऑफ नॉलेज, और इस वजह से वी फॉल इनटू ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन्स। अब यहाँ से ये अभी तक ही थोड़ा सा थेरेटिकल था, वो बहुत मुश्किल है फॉलो करना। यहाँ से थोड़ा ये इजी हो जाएगा फॉलो करना। देखिए, हम पहला अब डिस्कस करते हैं पैरालॉजिज्म्स ऑफ रीज़न, ये सोल वगैरह का कंसेप्ट। साइकोलॉजी एम्पिरिकल हो सकती है, रैशनल हो सकती है, दो में से एक हो सकती है। एम्पिरिकल साइकोलॉजी डील करेगी विद प्रोसेसेस रिलेटेड टू फीलिंग, इमोशन, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हमको कैसे पता चलती है, हमें हमारी फीलिंग कैसे पता चलती है, इमोशन कैसे पता चलता है, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग हमें कैसे पता चलती है, बाय इंट्रोस्पेक्शन। बट ऑल दीज प्रोसेसेस आर फेनोमेना, ये विद इन द स्कोप ऑफ लेजिटिमेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैटेगरीज है, ये लेजिटिमेट नॉलेज है, ये अंडरस्टैंडिंग के एम्बिट में आता है, क्योंकि ये सारे फेनोमेना में हो रहे हैं। यू आर फीलिंग इन द फेनोमिनल वर्ल्ड, यू आर सीइंग इन द फेनोमिनल वर्ल्ड, यू आर थिंकिंग इन द फेनोमिनल वर्ल्ड, सो इट बिकम्स पार्ट ऑफ नॉलेज प्रॉपर। हाउएवर इससे आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि यू आर फीलिंग, देयर इज एन इमोशन, देयर इज थिंकिंग, इट कैन नेवर गिव यू द नॉलेज ऑफ ए परमानेंट सेल्फ और ईगो। उसका इल्म आपको नहीं दे सकता एम्पिरिकल साइकोलॉजी। ह्यूम की लैंग्वेज में, when we enter most intimately into what we call our own self, we never catch the permanent self at any time. But the human mind does not rest with the limited knowledge of the phenomenal self। हमने कैंट में बड़े डिटेल में पढ़ा था। कैंट के कहते हैं मुझे क्या मिलता है जब मैं अपने अंदर झांक के देखता हूँ, मुझे दिखते हैं फीलिंग्स, पासिंग आइडियाज, थॉट्स, मुझे मैं नहीं दिखता कभी। लेकिन जैसे वी सेड अर्लियर कि if there is a chain and there are certain beads which are missing, the reason would have supply those. So human mind, it would not rest with the limited knowledge of this phenomenal self। ये कोशिश करेगा ही जानने की उस परमानेंट, इटर्नल, फ्री और एसेंशियल सेल्फ को। In as much as this kind of self is not given in experience, तो रैशनल साइकोलॉजी अब कोशिश करेगी इसको ढूंढने की। एम्पिरिकल साइकोलॉजी से तो हो नहीं पाया, अब रैशनल साइकोलॉजी करेगी डिड्यूस करने की कोशिश है इसको, टू नो व्हाट द सोल इज, व्हाट द सेल्फ इज, विद द हेल्प ऑफ प्योर रीजन, कैटेगरीज को अप्लाई करके, क्योंकि परसेप्ट्स में तो कुछ मिला नहीं। हाउएवर देयर कैन बी नो नॉलेज प्रॉपर विदाउट सेंस एक्सपीरियंस, कैटेगरीज से हमको प्रॉपर नॉलेज मिल ही नहीं सकता बाय डेफिनेशन। देयरफॉर द बोल्ड बिट ऑफ रीजन टू नो द सुपर सेंसिबल सेल्फ, it is bound to yield invalid conclusions। इन इनवैलिड कंक्लूजन्स को कांट पैरालॉजिज्म्स कहते हैं। और एक ट्रांसेंडेंटल पैरालॉजिज्म वो पैरालॉजिज्म है in which there is transcendental ground containing us to draw a formally invalid conclusion। हम जब क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन और मोडेलिटी की कैटेगरीज में सोचते हैं
तो इस वजह से 4 तरीके की ऐसे स्टेटमेंट्स हम सोल के बारे में डिराइव करते हैं जो इल्यूजरी हैं। अब आप देखेंगे सोल के बारे में यही कहते हैं सब लोग, और कांट ने उसको कैसे डिराइव किया अपने फलसफे से। व्हाट स्टेटमेंट्स कैन यू से? क्वांटिटी के का एप्लीकेशन जब आप करेंगे वही वो टाइम्ड एप्लीकेशन, यू वुड से सोल इज द सबस्टेंस। क्या था क्वांटिटी का? टाइम सीरीज, वन मोमेंट ऑफ टाइम एक्सप्रेसेस सिंगुलैरिटी, जनरल मोमेंट्स express particularity, all moments except universality. तो I am aware of myself as a subject and never a predicate. Substance में हमने definition क्या देखी थी? For instance, the category of substance is the idea of something which is always a substance and never a predicate. So soul is a substance. I am aware of myself as a subject and never as a predicate. ठीक, तो यही आप बोलते हैं सोल के बारे में। सोल इज अ सबस्टेंस। क्वालिटी के बारे में इट इज सिंपल, ये कहते हैं आप, विदाउट एनी पार्ट्स। रिलेशन, द सेल्फ कंटिन्यूज टू बी द सेम आइडेंटिकल यूनिटी थ्रू द डिफरेंट टाइम्स इन विच इट एग्जिस्ट्स। मोडेलिटी, self is in relation to possible objects in space. It means that self alone is immediately given in our consciousness. All other things are mere inferences from perceptions. तो कंक्लूजन जो ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक का था वो ये था कि देयर कैन नॉट बी एनी प्रॉपर नॉलेज अनलेस कुछ आपको परसेप्शन से मिले। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको परसेप्शन से नहीं मिलती है, रीज़न से मिलती है। इन सारी चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग कोई रियलिटी में कोई चीज़ है नहीं, देयर इज नथिंग आउट देयर। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, जब हम कल बात कर रहे थे या परसों, कांट ने कोई और चीज़ बोली थी, सिंथेटिक यूनिटी ऑफ अपरसेप्शन। कोई चीज़ हमारे अंदर जो सिंथेसाइज करती है सारे इल्म को एक में। सो इसकी प्रेजेंस तो कांट ने बताई, बिकॉज इट वॉज समथिंग विच वॉज इंडिस्पेंसिबल ए priori कंडीशन ऑफ नोइंग एनीथिंग। लेकिन क्या ये सिंथेटिक यूनिटी ऑफ अपरसेप्शन जो कांट ने हमको बोला, क्या एम्पिरिकल फैक्ट है? परसेप्ट से मिला हमको? बिल्कुल भी नहीं मिला, ये भी परसेप्ट से। आप इसको सिंथेटिक यूनिटी ऑफ अपरसेप्शन बोले, है तो ये वही जिसको बाकी सोल कहते हैं। देयर कैन बी नो ग्रेटर ब्लंडर टू ट्रीट इट एज सच। ये जो प्योर सेल्फ कॉन्शियसनेस है जो किसी भी इल्म में पार्टिसिपेट करती है उसको पॉसिबल बनाती है, इट इज़ ओनली अ लॉजिकल कंडीशन। इट कैन नॉट इट सेल्फ बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। सेल्फ प्री सपोज करते हैं हम इन नोइंग एनी थिंग, in itself it cannot be a object to be known. It is what we use to know other things. Kant के words में, now it is indeed very evident that I cannot know as an object that which I must presuppose in order to know any other object. हमारी भाषा में we can say a synthetic unity of apperception is the highest language known to us. ये हाईएस्ट लैंग्वेज है, इससे ऊपर हम ना कुछ सोच सकते हैं ना किसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। ये हमारी लैंग्वेज का एंड है। इसकी हेल्प से हम बाकी लैंग्वेज फॉर्म कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं जो इससे नीचे लेवल के हैं, लेकिन इट कैन नॉट डिस्क्राइब इट्स ओन सेल्फ। ये खुद पे इट कैन नॉट थ्रो एनी लाइट। इन ऑर्डर टू नो इट वी हैव टू फाइंड आउट अ लैंग्वेज विच इज़ हायर देन द सोल itself. We have to get to a bigger level. So to know yourself, for example, you have to move outside yourself. खुद को बाहर से देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई लैंग्वेज है नहीं, तो इस वजह से क्लियर और प्रिसाइज स्टेटमेंट्स कैन बी मेड कंसर्निंग ए priori सिंथेटिक यूनिटी ऑफ परसेप्शन। नो, इट कैन नॉट बी। कोई क्लियर प्रिसाइज स्टेटमेंट्स इसके बारे में आप कह ही नहीं सकते। सो दिस इज अ रूल ऑफ प्रोसीड्यूर और a linguistic proposal which prescribes the way in which we can talk meaningfully about knowledge. There can be no knowledge proper concerning permanent self. Whatever statement we make concerning it, वो हमेशा conceptual होगा।
और क्योंकि वो कंसेप्चुअल होगा, या तो वो टोटोलॉजिकल होगा या तो एनालिटिकल होगा, वो डेफिनेशन में ही होगा उसके, आप कोई नई बात बोलेंगे ही नहीं। और कांट कहते हैं अगर वो एनालिटिकल नहीं होगा तो वो मीनिंगलेस होगा, क्यों, उसका कोई मतलब ही नहीं है वो बात कहने का, और वो फैंसीफुल होगा। लॉट ऑफ ये जो मीनिंगलेस सेंटेंसेस होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सूफियाना मज़ाहिब में मिलेंगे, विच इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल सूफिज्म, वेदांत, all of these philosophies. Though I am one of them, but these statements actually mean nothing. इनका कुछ मतलब ये किसी को नहीं समझ आए, ये सिर्फ उन्हीं को समझ आए जिन्होंने बोले हैं स्टेटमेंट्स। There are ardent followers to all of those ideas, but they actually are meaningless statements. So here we shall be dealing with this इस दुनिया में shadowy chimerical concepts alone without any percepts. ख्याली पुलाव, हवा में बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना, ये ब्लडलेस, मीटलेस, एम्प्टी कंसेप्ट्स, दीज आर नॉट नॉलेज। डेकार्ट ने कोशिश की थी कॉगितो एर्गो सम से एक परमानेंट ईगो, परमानेंट सेल्फ को प्रूव करना, लेकिन फिर वो एक्चुअली हुआ क्या कि थिंकिंग इज हैपनिंग, सेल्फ कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम इट। सो फिर कांट आगे इस पे और दो स्टेटमेंट्स बोलते हैं, स्टेटमेंट भी सुन लीजिए आप। कैंट कहते हैं कि एट लीस्ट एज लॉन्ग एज वन कैन थिंक अबाउट दीज पैरालॉजिज्म्स ऑफ रीजन, वन कैन फ्री वन सेल्फ फ्रॉम मटीरियलिज्म। तो इतना काम कम से कम इनसे हो ही जाता है। दिस शोज दैट फॉर थिंकिंग अबाउट सेल्फ वन नीड नॉट रेफर टू मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, सो एट लीस्ट द थॉट कंसर्निंग सोल इज पॉसिबल विदाउट मैटर। Of course, there is no knowledge concerning the immortal self, but parallelisms give me the right to hope for an independent and continuing existence of my thinking nature throughout all possible change of my physical nature. अब इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट है एंटिनमीज, क्योंकि ये हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। एंटिनमीज हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, तो ये आपको ज़्यादा रेलिवेंट लगेगा। अगर पिछला पोर्शन बोरिंग लगा था, मुझे तो वो बहुत बोरिंग लगता है, लगा भी, लेकिन ये थोड़ा सा लाइफ के नज़दीक है तो ये समझ भी आ जाता है इजीली एंटिनमीज का कंसेप्ट। हमने पिछले सेक्शन में ये साबित करने की कोशिश की कि इमॉर्टल सोल कैन नॉट बी नोन, सो द वर्ल्ड एज अ होल और एज एन अल्टीमेट रियलिटी, वो भी सुपर सेंसिबल है, दैट इज ऑल्सो नॉट नोन। लेकिन यहाँ पे भी माइंड क्या करेगा, इट अटेम्प्ट्स टू नो ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच कंप्राइज नेचर। जब आपने नेचर को डिस्क्राइब किया, पहले बिग बैंग हुआ, फिर ये हुआ, फिर कूल डाउन हुआ, करते 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 ऐसे बॉडीज ग्रेविटेशन की वजह से स्टार्टेड कमिंग टुगेदर एंड ऑल द, फिर ऐसे अर्थ था, फिर अर्थ पे पहले प्रोटीन्स बने एंड फिर धीरे धीरे लाइफ फॉर्म, न्यूक्लिक एसिड्स एट्सेट्रा, सब कुछ बनते बनते लाइफ पे हम पहुंच गए द वे वी अंडरस्टैंड इट नाउ। तो रीज़न क्या करेगा, रीज़न करेगा चेन तो मुकम्मल हुई नहीं। व्हाट हैपन बिफोर बिग बैंग, व्हाट हैपन्स आफ्टर आई डाई। तो चेन ख़त्म नहीं हो सकती, रीज़न चेन को मुकम्मल करेगा, ऐसे नहीं खाली छोड़ेगा। सो द माइंड अटेम्प्ट्स टू नो ऑल द ऑब्जेक्ट्स कंप्राइजिंग नेचर। कार्ट कहते हैं ये सीडो प्रॉब्लम है, और ये और ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन खड़े करेगा अब, और ये इल्यूजन्स को वो नाम देते हैं एंटिनमीज। So the illusions may be called antinomies, which have their content the unconditioned unity of the objective conditions in the field of appearance. चार एंटिनमीज हो सकती हैं, फिर से वही चार जो है, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन और मोडेलिटी। तो इनसे हमें फोर फोल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ कंपोजिशन, डिवीजन, ओरिजिनेशन एंड डिपेंडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, कंपोजिशन ऑफ एग्जिस्टेंस, डिवीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, ओरिजिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये चार के इलूजरी कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आते हैं। दो तरीके के
थीसिस होते हैं हमारे पास, एक को थीसिस कहते हैं, एक एंटीथीसिस कहते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा हीगल दिखने लगा होगा अब, और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा कार्ल मार्क्स भी दिखने लगा होगा कि वो पहली नींव आ रही है हीगल की। तो कांट कहते हैं कि थीसिस और एंटीथीसिस दोनों फॉर्मली वैलिड है। दैट मीन्स लॉजिक की दुनिया में आप उनमें कोई एरर नहीं दिखा पाएंगे। तो दोनों फॉर्मली वैलिड है, दोनों प्रूव हो सकते हैं इक्वल रीजन से, मतलब रीजनिंग दोनों की इक्वली सही है और दे आर एक्सेप्टेड, मतलब कांट वाज नॉट रॉन्ग। अगर आप किसी भी फिलोसफर को उठाएंगे इनके बाद, दे वुड से यस ही इज राइट, कि फॉर्मल फैलेसी कोई भी नहीं है इन दोनों में, कि लॉजिक के मामले में सही है। लेकिन जो दो चीज़ें आप प्रूव करेंगे वो लॉजिक का लॉ ऑफ, क्या लॉ ऑफ आइडेंटिटी शायद कहते हैं ना उस वाले लॉ को, कि इफ़ ए देन नॉट बी, ए एंड नॉट ए कैन नॉट बी द सेम थिंग। तो हम प्रूव करेंगे दोनों चीज़ें और वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगी। एक बोलेगा एग्जिस्ट करता है, दूसरा बोलेगा नहीं एग्जिस्ट करता, दोनों इक्वली लॉजिकल प्रूफ के साथ साबित हो सकती है। कांट कहते हैं थीसिस एंड एंटीथेसिस बोथ, they are opposite and inconsistent with each other yet both are provable। चार ऐसे एंटेनमीज की बात करते हैं कांट। पहली, क्वांटिटी के रिलेटेड, द वर्ल्ड इज लिमिटेड इन टाइम एंड स्पेस। किसकी एंटीथेसिस? वर्ल्ड इज नॉट लिमिटेड इन टाइम एंड स्पेस। कहने का मतलब वर्ल्ड हैज नो बिगिनिंग एंड इज नॉट लिमिटेड टू स्पेस। हम यही दो में से एक खेमे में होते हैं और इन्हीं इसी पे बहस करते रहते हैं सुबह से शाम तक क्लब हाउस पे। कांट क्या कह के चले गए? दोनों इक्वली प्रूवेबल हैं, दोनों इक्वली प्रूवेबल है। जैसे क्विकली ज़रा प्रूफ भी देख ले, ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डिटेल में फ़लसफ़ा नहीं समझ रहे, बट लेट्स हैव अ क्विक लुक। अगर दुनिया वाज नॉट क्रिएटेड देन इट वुड बी इटर्नल। पहली वाली जो हमारी थीसिस है, द वर्ल्ड इज लिमिटेड इन टाइम एंड स्पेस, सो इफ द वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड देन इट विल बी इटर्नल, राइट? इफ इट इज इटर्नल देन इट मीन्स एक इनफाइनाइट टाइम ऑलरेडी हो चुका है। ये इम्पॉसिबल है। टाइम एक फ्लोइंग सीरीज है एंड एज सच एट नो स्टेज इट कैन बी सेड कि सीरीज ने ऑलरेडी इनफाइनाइट अटेन किया है। इफ इट हैज अटेन्ड इन्फिनिटी विच वुड मीन द एंड ऑफ द सीरीज, बट देयर इज नो एंड इन टाइम राइट नाउ, दैट मीन्स एन इनफाइनाइट टाइम हैज नॉट पास्ड, हेंस द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। ठीक, तो लिमिटेड इन टाइम की बात थी, हेंस द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड। इनफाइनाइट हो नहीं सकती। इफ द स्पेस इज नॉट फाइनाइट, तब वो भी इनफाइनाइट है। लेकिन स्पेस परसेप्चुअल थिंग है। इनफाइनाइट स्पेस का मतलब तब क्या हुआ? दैट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी परसीव्ड। दिस इज एब्सर्ड, हेंस द वर्ल्ड इज लिमिटेड बोथ इन स्पेस एंड टाइम। अब ऑपोजिट वाला प्रूफ, द वर्ल्ड हैज नो बिगिनिंग एंड इज नॉट लिमिटेड इन स्पेस। अगर दुनिया लिमिटेड है इन स्पेस, then it would be limited by something other than space, and that would be vacuum. But an empty space can limit nothing, hence the world is not limited. If the world had beginning, then it means there was a time when the world was not there. When the world was not there, then there was void, there was nothing. But the void is something which does not exist. Does not exist से कुछ originate हो नहीं सकता, hence the world is not limited in time and space. हम इस पे ज़्यादा बहस नहीं कर रहे, आप बस इतना समझ जाइए कि इस पे एग्रीमेंट है कि इसमें लॉजिकल फैलेसीज दोनों में किसी में कोई भी नहीं है, को दोनों बिल्कुल ऑपोजिट कंक्लूजन साबित हो। क्वालिटी के मामले में नथिंग एग्जिस्ट्स बट द सिंपल। अब ये तो हिंदू फलसफे में बहुत डिस्कस हुआ है, और क्योंकि वहाँ है ना कनाद का सिस्टम ऑफ एटमिज्म, और उस पर हुई है ना बहस कि एटम एक्सटेंडेड है स्पेस में, तो कैसे हम उसको कंसीव करें विदाउट ब्रेकिंग इट, और अगर वो स्पेस में नहीं है तो कितनी भी ऐड करे तो कोई भी एक्सटेंडेड मटेरियल बनेगा नहीं। तो इसकी एंटीथेसिस, देयर एग्जिस्ट्स नोवेयर इन द वर्ल्ड एनीथिंग व्हिच इज सिंपल। या फर्दर ब्रेक कर ही सकते हो इनफाइनाइट तक।
इसका भी प्रूफ है, क्विकली मैं इसको पढ़ता हूँ। इसको समझने की फिर से कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल you wish to get into great details of it, but it is accepted, so you do not need to waste your time on it. कहते हैं कार्ड कि nothing exists but the simple. इसके बारे में, if composite substance do not consist of similar parts, then with the destruction of the composite substance everything would be destroyed. जब आप composite thing को तोड़ेंगे कुछ नहीं बचना चाहिए, क्योंकि उसमें parts थे ही नहीं. This would go against the tested law of conservation of matter, conservation of energy. It should go out of existence then when it breaks. There can be no change of forms. There can be no destruction of anything. लेकिन ऐसा है नहीं, हम देखते हैं ऐसा नहीं है. अब इसकी एंटीथेसिस, there exists nowhere in the world anything which is simple. Everything is composite. If there is anything simple, then it must exist in space. But anything in space contains parts external to each other. Hence there can be nothing partless of simple. ये वही है जो हिंदू फलसफे में हमने पढ़ा है कि अगर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, हर एक चीज़ एटम का बना हुआ है, तो मसला ये होगा कि ये जब हम एटम को देखेंगे, इट इज़ एक्सटेंडेड इन स्पेस, सो वी कैन थिंक ऑफ इट्स पार्ट्स, इट कैन बी फर्दर ब्रोकन, क्योंकि स्पेस में एक्सटेंडेड है. अब अगर स्पिरिचुअल है तो कितना भी इसको ऐड करते जाए तो कोई मैटर प्रोड्यूस होगा नहीं. तीसरा, रिलेशन थीसिस, देयर इज ए फ्री कॉज एंड एवरीथिंग इज नॉट डिटरमिन्ड. एंटीथीसिस, देयर इज नो फ्री कॉज, एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड. तो इसका भी वही, इफ एवरीथिंग हैज अ कॉज देन वी विल गो बैकवर्ड्स टिल इन्फिनिटी. बट इफ एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड then there can be no first beginning. Without first beginning, there can be no sufficient cause for anything. This contradicts law of causality. So there must be a free cause to originate the world series. ये हम अक्सर आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. अब इसकी एंटीथेसिस, देयर इज नो फ्री कॉज एंड एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड. If there be a free cause, then anything will produce anything. This will make everything impossible. Thus, there can be no free cause and everything is determined. Modality, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत बात हम करते रहते हैं नेसेसरी बीइंग की. इसमें थीसिस होगी देयर इज नेसेसरी बीइंग इन द वर्ल्ड, एंटीथीसिस होगी देयर इज नो नेसेसरी बीइंग इन द वर्ल्ड. अब देखें इनके प्रूफ्स. द वर्ल्ड कंटेन्स, ये वही प्रूफ है जो हमेशा से दिया गया है नेसेसरी बीइंग का. द वर्ल्ड कंटेन्स सीरीज ऑफ चेंजेस. द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी चेंज प्रीसपोजेज a complete series of conditions up to something which is unconditioned. Hence, something unconditioned or necessary must exist in order to explain any further changes. This necessary being must be in the world, for only a being in time can originate a temporal series. अब वो क्या बोल रहे हैं opposite वाले? Everything in the world is in time and being phenomenal, therefore conditioned. Hence, there cannot be anything unconditioned. If the necessary being be out of the world and time, then being a non-temporal entity cannot originate a temporal series. Hence, there is no necessary being. इन एंटीनमीज में ये आर्ग्यूमेंट्स जानने की आपको जरूरत, आप खुद से पढ़ सकते हैं इनको, दैट वुड बी गुड. लेकिन हमारे जानने का यहाँ क्या मकसद है? हमें बस इतना जानना है कि जब इनको फॉर्मली हम इन स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, लॉजिकल फॉर्म में इनको पुट अप करेंगे, वी वुड सी देयर कि इनमें कोई फॉर्मल फैलेसी है नहीं. येट वी आर एबल टू रीच टू ऑपोजिट कंक्लूजन्स. हमने कोई प्रोसीजर में मिस्टेक नहीं की होगी इन दोनों केसेस में, लेकिन हमको जवाब मिले ए इज इक्वल टू एक्स और दूसरे में मिला ए इज इक्वल टू जेड एंड जेड इज नॉट इक्वल टू एक्स. कांट का मसला ये है, प्रोसीजर नहीं कि मैंने सॉल्व कैसे किया. कांट का मसला है कि वी आर एबल टू रीच टू अपोजिंग कंक्लूजन्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंक्लूजन्स. इफ वन इज ट्रू द अदर हैज टू बी फॉल्स. तो ये कांट के हिसाब से साबित करता है कि जब अंडरस्टैंडिंग अपने दायरे छोड़ती है एंड इट वेंचर्स बियॉन्ड इनटू द अननोएबल,
तब मसले पैदा होना शुरू होते हैं। ये साबित करता है कांट के हिसाब की कि वैलिड नॉलेज इज कन्फाइंड टू फेनोमेना एंड मस्ट नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ नॉमिना। और इसमें भी फर्दर की जाती है बहस इसमें थोड़ी बहुत कि पहली दो जो एंटीनमीज हैं उनको तो बिल्कुल ही कर सब एक्सेप्ट करते ही हैं कि ओके दे हेयर कैंट इज एब्सोल्युटली राइट, नथिंग टू से। लेकिन ये जो बाकी की दो हैं, क्योंकि मजहब वाले लोग थोड़ी मानेंगे, बाकी के दो डायरेक्टली मजहब को डील करते हैं। देयर इज अ फ्री कॉज एंड एवरीथिंग इज नॉट डिटरमिन्ड एंड देयर इज अ नेसेसरी वे। तो इसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश की गई है कि ये इनको बोला जाता है डायनामिक एंटीनमीज, उनको बोला जाता है मैथमेटिकल एंटीनमीज। तो मैथमेटिकल एंटीनमीज दे आर जस्ट लाइक एक्सेप्टेड कि ओके यस ही इज राइट हियर, कोई बहस ही नहीं है। इनफैक्ट इन दो पे भी ही इज राइट, जनरली एक्सेप्टेड, बट थोड़ा सा उसमें से वो निकाल दिया है थीस्ट्स ने, ना छोटी सी गैप कि हमारे लिए जगह बची रहे। सो दे से कि दीज एंटीनमीज अराइज फ्रॉम different things and they can be true both at the same time in different contexts। तो वहाँ पे थोड़ा सा रह जाता है। कहने का मतलब phenomenal world is determined, nominal world can still be free, ऐसे। खैर, without unbroken causal connection there is no nature, without freedom no morality, without deity no religion। Antinomies show that nothing in the empirical discovery can be regarded final. The idea of the world constrains the understanding to find out further term in the series। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कल। कल हम इंशाल्लाह ये डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ प्रूफ्स देखेंगे। ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ, कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ, साइकोथियोलॉजिकल, टीलियोलॉजिकल प्रूफ ऑफ गॉड, इन सब को ही क्रिटिसाइज करते हैं कैंट। देखते हैं। आज का सेशन हमारा थोड़ा सा टफ था समझना, बट कोई बात नहीं, कल वाला तो इजी था ना, मेड अप फॉर दैट।